Hello everybody and welcome back to another chapter ऑफ बायोलॉजी चीट शीट सीरीज। तो आज जिस चैप्टर को हम रिवाइज कर रहे हैं बेटा वो है आपके पास न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो भी इस चैनल पर नए हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं, माय नेम इज नितिका बत्रा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। और हम यहाँ पर एक बहुत अमेजिंग सीरीज कर रहे हैं, बायोलॉजी चीट शीट सीरीज, जिसमें आपकी एनसीईआरटी रिवाइज होती है लाइन बाय लाइन, लेकिन क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो बिल्कुल डबल डबल फायदा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सारे इसमें प्रैक्टिस हो जाते हैं और एनसीईआरटी की लाइन आपकी रिवाइज हो जाती है। एकदम लाइन बाय लाइन आप एनसीईआरटी रिवाइज कर लेते हो। तो शुरू करें। रूल आपको फॉलो करना है, मिस्टेक नोटबुक खोल के रखनी है ताकि गलतियां उसमें लिख लो, और इस पूरे रिवीजन के बाद आपको 10 मिनट लगे सिर्फ अपनी गलतियां रिवाइज करने में, है ना। तो शुरू करते हैं। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन एनिमल बॉडी बिकॉज। कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, enable different organs to interact and function efficiently। जी हाँ, it ensures normal functioning of vital organs। सही बात है, सारे organs मिलकर यहाँ पर काम करेंगे और आपके पास coordination होगा। आंसर होगा all of these। आगे देखें, न्यूरल सिस्टम विद इन ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड्स। हमारे अंदर न्यूरल सिस्टम क्या दे रहा है? केमिकल कोऑर्डिनेशन थ्रू हॉर्मोन्स? नहीं, हॉर्मोन्स न्यूरल सिस्टम कोई लेना देना नहीं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन, ये चीजें हमें न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड करता है। आंसर होगा डी। आंसर होगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम इन। न्यूरॉन्स आपको किस में देखने को मिलेंगे? ह्यूमंस ओनली? नहीं। वर्टिब्रेट्स ओनली? नहीं। मोस्टली और एनिमल्स इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स? जी हाँ, ज्यादातर एनिमल्स में आपको न्यूरॉन्स देखने को मिल जाएंगे, वर्टिब्रेट्स में भी और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी। न्यूरॉन्स इन एनिमल्स आर केपेबल ऑफ, क्या कर सकते हैं न्यूरॉन्स, किसके लिए केपेबल है? अच्छा, डिटेक्टिंग वेरियस स्टिमुलस फ्रॉम द इन्वायरमेंट, स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं सीएनएस को। एक लाइन में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पहले डिटेक्ट करेंगे, है ना, रिसीव करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे सीएनएस को। ये सारे काम आपके न्यूरॉन करते हैं। प्रोसेसिंग वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस, प्रोसेसिंग का काम न्यूरॉन्स के पास नहीं है, सीएनएस के पास है ना। तो ये जो काम है ये न्यूरॉन के पास नहीं है। तो फर्स्ट और सेकेंड आपके पास करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? डी। 1 and 2 आपके पास करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा इज कंपोज्ड ऑफ। हाइड्रा के नर्वस सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेंगे? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ब्रेन हाइड्रा के पास होता नहीं, ब्रेन हाइड्रा के पास होता नहीं, गैंग्लिया इंसेक्ट में, गैंग्लिया प्लेक्सस ये सब इंसेक्ट में देखने को मिलता है, हाइड्रा में नहीं। हाइड्रा में नेटवर्क ऑफ प्लेक्सस आएंगे, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स आएंगे, ठीक है। आगे देखो, why is nervous system of insect considered better organized than compared to hydra and planaria? hydra आपका सिलेंट्रेट, प्लेनेरिया आपका प्लेटीहेलमिन्थिस, प्रिमिटिव एनिमल्स है बेटा वो, और आपके इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा में आ गए, कंपैरेटिवली एडवांस हो गए। तो बेटर है इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम। क्यों? आपको ऑप्शन दे रखा है, आपको यहाँ पर बताना है। इंसेक्ट के पास ब्रेन है, गैंग्लिया है, न्यूरल टिश्यू है। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया डू नॉट पोजेस नर्वस सिस्टम। ऐसा नहीं है, नर्वस सिस्टम तो होता है पर ब्रेन नहीं है। हाइड्रा पोजेस द लीस्ट डेवलप नर्व कोड। नर्व कोड हाइड्रा के पास नहीं है बेटा, नर्व कोड एनेलिड के बाद आती है। हाइड्रा के पास नर्व कोड बिल्कुल डेवलप नहीं हुई थी। प्लेनेरिया डू नॉट पोजेस ब्रेन व्हाइल अ रुडिमेंट्री ब्रेन इज फाउंड इन इंसेक्ट्स। गैंग्लिया ही ब्रेन की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। प्लेनेरिया के पास ब्रेन नहीं है, सही बात है। रुडिमेंट्री ब्रेन इज फाउंड इन इंसेक्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है, गैंग्लिया ब्रेन की तरह बिहेव करती है। बट जो रीजन है कि हाइड्रा का नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव और इंसेक्ट्स का बेटर क्यों है, क्योंकि इंसेक्ट्स के पास ब्रेन है, गैंग्लिया है, न्यूरल टिश्यूज है, जो उसको थोड़ा एडवांस बनाते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा आपके पास? ए। ए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द गैंग्लिया फाउंड इन इंसेक्ट्स आर। अब इंसेक्ट्स में जो आपको गैंग्लिया मिल रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? क्या वो फैट बॉडीज होती हैं? जी नहीं, वो एग्रीगेटेड न्यूरॉन्स होते हैं विच गिव्स ऑफ नर्व। देखा जाए तो सेल बॉडी का एग्रीगेशन होता है गैंग्लिया, है ना। तो ठीक है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। इट इज अ पॉइंट वेयर न्यूमरस न्यूरॉन्स मीट। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ बहुत सारे न्यूरॉन्स मिल रहे हैं, न्यूरॉन्स का गुच्छा है बेटा। एग्रीगेटेड न्यूरॉन्स, एग्रीगेटेड सेल बॉडीज हैं जिसमें से नर्व ब्रांचेस निकल रही है ना, एक्सॉन्स और डेंड्रॉन्स की, ठीक है। डीजेनरेटेड न्यूरॉन मास भी नहीं होता। गैंग्लिया क्या है? एग्रीगेटेड न्यूरॉन। वैसे एग्रीगेटेड साइटोन्स लिखते हैं, सेल बॉडी लिखते हैं तो ज्यादा करेक्ट होता, पर ठीक है, एग्रीगेटेड न्यूरॉन जहां से नर्व्स आ रहे हैं भी हम कंसीडर कर सकते हैं। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन रीजन है। अब इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। असर्शन क्या कह रहे हैं? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स। दोनों मिलकर ऑर्गन्स की एक्टिविटीज इंटीग्रेट करते हैं, हमें पता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं? नहीं, दोनों मिलकर पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, आंसर सी होगा। असर्शन सही है, रीजन गलत है, आंसर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बिकम कॉम्प्लेक्स इन वर्टिब्रेट्स एज कंपेयर टू इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलता है।
गैंग्लियन इन इंसेक्ट एक्ट एज ब्रेन, उसका सुप्राइसोफिजियल गैंग्लिया, कॉकरोच का याद है, सुप्राइसोफिजियल गैंग्लिया ही ब्रेन बनाता है, तो इंसेक्ट्स में गैंग्लिया ही ब्रेन बनाता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं। कहीं एक बात आर्थ्रोपोडा की हो रही है, इंसेक्ट की हो रही है, और कहीं आपको बता रहे हैं वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्सिटी है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये आपके पास नहीं है, आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। ठीक है बेटा, आगे देखें, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। द टू मेजर डिवीजन ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है, दो हिस्से होते हैं, एक सीएनएस होता है और एक पीएनएस होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मेजर साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सीएनएस जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड है, वही मेजर प्रोसेसिंग हो रही है इंफॉर्मेशन की, जी हाँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और क्रेनियल नर्व्स आती है, नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है ना, तो ए करेक्ट है, लेकिन बी फॉल्स है, तो आंसर होगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आती है? नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स आती हैं। स्ट्रक्चरली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है? नर्व्स का। वैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो में डिवाइडेड है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, लेकिन स्ट्रक्चरली नर्व्स का बना हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ नर्व्स यहाँ पर है, विच इज बी। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, यहाँ पर आपको तीन हिस्से दिखाए हुए हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कोड है ना, और नर्व्स है। तो ये आपको पता है आपका ब्रेन है, ब्रेन के नीचे यहाँ पर ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट हो रही है स्पाइनल कोड, और यहाँ पर नर्व्स है, यहाँ पर नर्व्स है, ठीक है। अब ऑप्शंस देख लो, जो सी है यानी कि नर्व्स है, वो साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, नहीं, वो तो ब्रेन होता है। ए बी सी मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, नहीं, ए और बी मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, सी नहीं। सी जो है वो न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ, नर्व फाइबर्स है, न्यूरॉन्स है। बी जो है वो कंपोनेंट है सीएनएस का, जबकि सी जो है वो कंपोनेंट है पीएनएस का। ये ज्यादा करेक्ट है बेटा, ये ज्यादा करेक्ट है। तो अब जो ये ऑप्शन लिखा हुआ है आपके पास कि सी रिप्रेजेंट न्यूरॉन्स, अब ये नर्व फाइबर्स है, हम ऐसे बोल देते हैं ठीक है, बहुत सारी नर्व फाइबर्स है, एक न्यूरॉन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग में डी को ज्यादा करेक्ट मान सकते हो। और वैसे भी हमको पता है सीएनएस में की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन्स है। अब वो न्यूरॉन लंबे लंबे नर्व फाइबर्स बनाती है, जो नर्व्स बनाती है, वो आपके पास सी में आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। डी क्या कह रहे हैं कि बी आपका सीएनएस का हिस्सा है, क्योंकि स्पाइनल कोड जो होता है वो आपके सीएनएस का हिस्सा होता है, और जो सी है वो पीएनएस है, क्योंकि नर्व्स किस में आती हैं? पीएनएस में आती हैं, तो आंसर क्या होगा? डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, नर्व फाइबर्स जिसकी पीएनएस में आप बात करते हो, ये नर्व फाइबर्स कौन कौन सी होती है? ये एफरेंट भी हो सकती हैं, ये इफरेंट भी हो सकती हैं बेटा। ये इंफॉर्मेशन सीएनएस को लेके जाने वाली भी हो सकती हैं, सीएनएस इंफॉर्मेशन मोटर को लाने वाली भी हो सकती हैं। तो ये एफरेंट भी हो सकती है, ये इफरेंट भी हो सकती है। एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर हो रही है, अगर आप सामने अपनी एनसीईआरटी खोल के देख लो तो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ भी नहीं बेटा, लाइन बाय लाइन कैसा क्वेश्चन बन सकता है आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। किसी भी चीज से, किसी भी लाइन से कितने क्वेश्चंस और कैसे मिल सकते हैं वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, है ना। रेफर टू द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स थ्रू पीएनएस। अगर इंपल्स को मुझे पीएनएस से ट्रांसमिट करना है तो डायग्राम आपने देखना है, यहाँ पर ये डायग्राम आपके सामने है, और आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। जैसे आपने कुछ पानी देखा, कुछ जूस देखा, अब आंखों ने उसको रिसीव किया, स्टिमुलस ने उसको रिसीव किया, तो एफरेंट नर्व ये इंफॉर्मेशन लेके जाती है एफरेंट नर्व फाइबर सीएनएस के पास, सीएनएस प्रोसेस करता है और इफरेंट नर्व फाइबर्स को इंफॉर्मेशन देता है जो आपकी मसल को मूव करेगी, और अब वो पानी का ग्लास उठाएंगे या जूस का ग्लास उठाएंगे, जो भी है, ठीक है। तो क्या ए और बी दोनों एफरेंट नर्व्स है? नहीं, ए एफरेंट है, बी इफरेंट है, जी हाँ, ए एफरेंट है, बी इफरेंट है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहली स्टेटमेंट क्या है? टू मेजर डिवीजन ऑफ सीएनएस आर सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। गलत, ये पीएनएस के डिवीजन होते हैं, सीएनएस के नहीं। सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है बेटा, अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। देखो, अगर मैं आपको कहती हूँ पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है ना। एक जो इमरजेंसी के टाइम चीजों को हाई कर रहा है, दूसरा उसको रिलैक्स कर रहा है, एंटागोनिस्टिक है। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक की अगर आप बात करो, ये दो बिल्कुल अलग अलग न्यूरल सिस्टम है। सोमैटिक कहाँ आपके वॉलेंट्री मसल्स पे जा रहा है, सोमैटिक मसल्स स्केलेटल मसल्स को रेगुलेट कर रहा है, सोमैटिक एक्शन कर रहा है, स्केलेटल एक्शन करवा रहा है। ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री मसल्स के पास जा रहा है ना। तो दो अलग अलग जोन पे काम कर रहे हैं। जैसे आप हॉर्मोन्स में बात करते हो कि टीसीटी और पैराथॉर्मोन एंटागोनिस्टिक है, आप ऐसा क्यों कहते हो? टीसीटी आपका कैल्शियम लेवल कम करता है और पैराथॉर्मोन आपका कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। तो एक चीज है कैल्शियम जिसपे दोनों उल्टा काम कर रहे हैं ना, लेकिन इन दोनों का तो टारगेट ही अलग अलग है। एक वॉलेंट्री मसल्स पे जा रहा है, एक इनवॉलेंट्री मसल्स पे जा रहा है। तो वर्ड एंटागोनिस्टिक इनके लिए यूज करना ऑफिशियली सही नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आप आंसर क्या करोगे कि दोनों फॉल्स है,
दोनों फॉल्स है। इतना वीक वैसे आपको मिलेगा नहीं, पर दोनों फॉल्स है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर्स, है ना। सोमैटिक हो या फिर आपका ऑटोनॉमिक हो, दोनों ही पीएनएस है, और पीएनएस में एफरेंट इफरेंट दोनों आती हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली एफरेंट फाइबर्स, नहीं। ओनली इफरेंट फाइबर्स आर फाउंड इन सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक, नहीं। बोथ एफरेंट एंड इफरेंट आर फाउंड इन बोथ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक, ये आपका आंसर है कि चाहे आप सोमैटिक की बात करो या ऑटोनॉमिक की बात करो, है तो पीएनएस, और पीएनएस में एफरेंट इफरेंट दोनों होती है, तो आंसर क्या होगा, डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, द टू डिविजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर, दो डिवीजन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, एक होता है एसएनएस यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पीएसएनएस यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, जी हैं, ये एंटागोनिस्टिक है। अब आप देख रहे हो ये एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हाईली रिड्यूस्ड एंड नॉन फंक्शनल है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल सिस्टम की तरह काम करते हैं, नहीं है, तो ऑटोनॉमिक के अंदर आ रहे, ऑटोनॉमिक के अंदर आ रहे, पर सिंगल सिस्टम की तरह काम नहीं करते, अलग अलग फंक्शंस हैं इनके, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विसरल न्यूरल सिस्टम, है ना, सीएनएस पीएनएस, फिर आप विसरल न्यूरल सिस्टम भी पीएनएस के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा ये क्या करता है, ये पेरिफेरल डिवीजन में ही आप इसको पढ़ते हैं, अच्छा अच्छा बिल्कुल पढ़ते हैं। इट इज द डिवीजन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नहीं, हम इसको पेरिफेरल में ही पढ़ते हैं, पेरिफेरल में पढ़ते हैं। इसमें नर्व फाइबर्स और गैंग्लिया आएंगी, ठीक है, नर्व फाइबर्स इसके अंदर आएंगी। कैरी इंपल्सेस फ्रॉम वन विसरल ऑर्गन टू अदर, वैसे तो ये सीएनएस से विसरल ऑर्गन्स को इन्फॉर्मेशन लेके जाने का काम करता है, बट हाँ बिटवीन विसरल ऑर्गन्स भी इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकता है। तो देखो 2 आपके पास इनकरेक्ट है, तो 2 वाले दोनों ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे, और 1 आपके पास करेक्ट है ना। वैसे तो आप देखो 2 इनकरेक्ट है, तो आप एलिमिनेशन से आंसर कर सकते हो 1 3 एंड 4, एलिमिनेशन से आंसर कर सकते हो 1 3 एंड 4, है ना, एलिमिनेशन से हम आंसर कर सकते हैं 1 3 एंड 4। आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, आ जाओ आ जाओ। What component, which component of neural system would control the functioning of heart and stomach? अच्छा, हार्ट एंड स्टमक आपके इनवॉलेंट्री कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं है, स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स को सोमैटिक तो नहीं कंट्रोल कर सकता, है ना, ऑटोनॉमिक करेगा, और ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों आते हैं, दोनों आते हैं, तो आंसर क्या होगा, डी। दोनों आते हैं तो आंसर क्या होगा, डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 21 हमको मैच द फॉलोइंग आ रहा है हमारे पास, एफरेंट फाइबर्स, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम और इफरेंट फाइबर्स, ठीक है। अच्छा एफरेंट फाइबर्स क्या है, जो इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके जाएंगे, सीएनएस के पास, टुवर्ड्स द सीएनएस। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम किसको कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री कंट्रोल्ड मसल्स को। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इनवॉलेंट्री मसल्स को, और इफरेंट फाइबर्स सीएनएस से अवे लेके जाने का काम करेगा, है ना, अवे लेके जाने का काम करेगा। तो आपके पास क्या आ रहा है, 4 3 1 2, आपके पास क्या आ रहा है, 4 3 1 2 सी होगा, 4 3 1 2 सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमको, आइडेंटिफाई ए टू सी। अब ए टू सी आपको यहाँ पर दे रखा है और इसको हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 आते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल्स पे जाएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आंसर क्या होगा, पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बाद एक सिंपैथेटिक है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक है, तो आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन रीजन है आपके सामने, अ पर्सन वुड नॉट बी एबल टू परसीव हॉट और कोल्ड सेंसेशन इफ एफरेंट फाइबर्स ऑफ पीएनएस आर डीजेनरेटेड इन हिम, ठीक है। अगर उसके एफरेंट फाइबर्स को आप डीजेनरेट कर दो तो वो पर्सन हॉट और कोल्ड सेंसेशन को परसीव नहीं कर पाएगा, ये कह रहे हैं आपको। सही बात है, क्योंकि एफरेंट फाइबर्स इंफॉर्मेशन सीएनएस को लेके जाती हैं। ऑल द एफरेंट नर्व फाइबर्स आर मोटर नर्व्स, नहीं, दे आर सेंसरी नर्व्स, वो इंफॉर्मेशन लेके जाती हैं, वो सेंसरी नर्व्स है। तो असर्शन करेक्ट है बट रीजन करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या होगा, सी। असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, आंसर क्या होगा, सी। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, असर्शन autonomic nervous system is controlled voluntarily by humans, voluntarily by humans। autonomic nervous system involuntary होता है, voluntary नहीं होता, गलत है। all the muscular activities are inhibited by sympathetic nervous system। sympathetic nervous system inhibit नहीं करता बेटा, mostly escalate करता है ना, और सारी मस्कुलर एक्टिविटीज को तो वैसे भी वो इनहिबिट करने का काम नहीं करेगा, स्मूथ मसल्स पे जा रहा है सिर्फ आपकी, तो दोनों ही इनकरेक्ट है, आंसर होगा डी। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर डी ऑप्शन में इन्होंने रीजन ट्रू लिखा हुआ है बट बेटा दोनों फॉल्स है
है ना। और नॉर्मली जो असर्शन रीजन मिलता है उसमें डी ऑप्शन यही होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो असर्शन फॉल्स होते ही हमें सोचना ही नहीं पड़ता, हम सीधा ऑप्शन डी कर देते हैं, हम सीधा ऑप्शन डी कर देते हैं, है ना। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं, द बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अ न्यूरॉन आर। न्यूरॉन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, 3 हिस्से होते हैं, एक सेल बॉडी होती है, एक एक्सोन होते हैं और डेंड्राइट्स होते हैं। तो आंसर क्या होगा, डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन न्यूरॉन्स एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, इनकरेक्ट आपको बताना है। न्यूक्लियस में डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, गोल्गी अपैरेटस प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, राइबोसोम करते हैं। तो सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने, लाइसोसोम न्यूरॉन का स्कैवेंजर है। जी हाँ, लाइसोसोम स्कैवेंजर का ही काम करेगा ना बेटा अगर वो प्रेजेंट है तो गोल्गी अपैरेटस प्रोटीन नहीं बनाता, ये आपके पास इनकरेक्ट है। 27 देखो, न्यूरॉन डिफर फ्रॉम अ टिपिकल सेल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। कोई नॉर्मल सेल से न्यूरॉन अलग क्यों है, न्यूक्लियोलस तो हर सेल के पास होता है। निसल ग्रैन्यूल्स, ये आपका आंसर है कि कुछ ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर न्यूरॉन की सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होता है, ये निसल ग्रैन्यूल्स, और ये सिर्फ न्यूरॉन में होता है और किसी सेल में आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी सेल्स में आपको प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी और माइक्रोफिलामेंट मिल जाएंगे बट निसल ग्रैन्यूल नहीं मिलेगा, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, निसल बॉडीज किसकी बनी हुई है, बेटा ये ग्रैन्युलर है ना, ये राइबोसोम की बनी होती है। तो चाहे फ्री राइबोसोम हो या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े हो, उनसे बनी होती है, तो ये ग्रैन्युलर होती है आपकी निसल्स ग्रैन्युल। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 29, डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन पे डेंड्राइट्स होते हैं, वो कभी भी लंबे नहीं होते बेटा, एक्सोन लंबा होता है, डेंड्राइट्स लंबे नहीं होते, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। छोटे होते हैं और ब्रांच्ड है। अगर आप डेंड्राइट्स देखो इस तरीके से, इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं कितनी सारी ब्रांचेस यहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो शॉर्ट है और ब्रांच्ड है। तो आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट अबाउट डेंड्राइट्स। इनमें से क्या डेंड्राइट्स के बारे में एकदम करेक्ट है। अच्छा, डेंड्राइट्स फंक्शनल नहीं होते, ये तो बात गलत है। दे आर इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, दे आर इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अवे कौन लेकर जाता है, एक्सोन। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, टुवर्ड्स द सेल बॉडी, टुवर्ड्स द सेल बॉडी। तो आंसर क्या होगा, सी। याद रखना, डेंड्राइट्स लेके जाएंगे और एक्सोन वहां से बाहर लेकर आएंगे, ठीक है। अच्छा 31 देखें, द ओनली सिमिलैरिटी बिटवीन सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स इज द प्रेजेंस ऑफ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक चीज जो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स दोनों में प्रेजेंट है वो निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। आगे देखें जरा क्वेश्चन नंबर 32, while studying the structural details of a neuron, how would you distinguish an axon from an dendrite। आप एक्सोन और डेंड्राइट को अलग अलग कैसे पहचानोगे। एक्सोन एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसका डिस्टल एंड ब्रांच्ड है, लास्ट में जाकर एक्सोन टर्मिनल पे ब्रांचेस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। डेंड्राइट्स आर ब्रांच्ड इरेगुलरली while एक्सोन गिव ऑफ लॉन्ग ब्रांचेस ऑल्टरनेटिवली। एक्सोन गिव्स ऑफ लॉन्ग ब्रांचेस ऑल्टरनेटिवली, ऐसा तो नहीं है ना, लॉन्ग ब्रांचेस ऑल्टरनेटिवली एक्सोन से नहीं आते। एक्सोन में निसल ग्रैन्यूल्स बिल्कुल भी नहीं होते, एक्सोन्स न्यूमरस नहीं होते, ज्यादातर एक ही होता है, और न्यूरॉन कंटेन ओनली 2 डेंड्राइट्स, ऐसा नहीं है, बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। तो आंसर क्या होगा, ए, कि डिस्टल एंड एक्सोन का ब्रांच है, वैसे वो लंबी होगी तो वो एक्सोन होगी और जो हाईली ब्रांच्ड होगा वो डेंड्राइट होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, साइनेप्टिक नोब। अब आप साइनैप्स की बात करो तो साइनेप्टिक नोब आपके सामने आ रहा है। इट इज द टर्मिनल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। अच्छा, डेंड्राइट्स में साइनेप्टिक नोब नहीं होता, एक्सोन्स में होता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो वेसिकल्स के अंदर होता है, बिल्कुल सही बात है। इट इज प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी का एक्सटेंशन नहीं है, एक्सोन टर्मिनल पे साइनेप्टिक नर्व प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा सिर्फ दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट है, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 34, स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। एक्सोन्स कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, बिल्कुल सही बात है। साइनेप्टिक नोब ऑफ एक्सोन्स आर फाउंड इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो आपका साइनेप्टिक नोब है एक्सोन्स पे, वो कॉन्टैक्ट में है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के, तो ठीक है, साइनेप्टिक नोब्स ही साइनैप्स बनाएंगे, एंड पार्ट है एक्सोन के, और जो साइनैप्स पर प्रेजेंट होंगे फाइनली किसी मसल की सरफेस पर ये इंफॉर्मेशन कैरी करने का, नर्व इंपल्स देने का काम कर सकते हैं। तो ठीक है, साइनेप्टिक नोब आ जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के टच में, दोनों ट्रू हो जाएंगे। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, आपको एक न्यूरॉन का बढ़िया सा डायग्राम दे रखा है जो आपको यहाँ पर पहचानना है। तो इस न्यूरॉन में बेटा ये ए आपके पास क्या है, ये ए आपको क्या दिख रहा है, श्वान सेल दिख रहा है, श्वान सेल। बी क्या है, जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, तो ये नोड्स ऑफ रैनवियर है। और सी क्या है, एक्सोन टर्मिनल एंड करता है, बल्ज सा पोर्शन बनाता है जिसे साइनेप्टिक नोब कहते हैं, जिसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, आपके पास फिर से मैच द फॉलोइंग है।
न्यूरोट्रांसमीटर्स किसके अंदर है? साइनेप्टिक नोब के अंदर है। देखो सेम चीज कितने तरीके से पूछ लिया आपसे, साइनेप्टिक नोब में है। निसल ग्रैन्यूल्स राइबोसोम के टुकड़े हैं। डेंड्राइट्स इंपल्स को, डेंड्राइट्स शॉर्ट और ब्रांच्ड होते हैं। एक्सोन कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 3, 1, 2 और 4 यानी कि सी। 3, 1, 2 और 4 यानी कि सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37, ऑन व्हाट बेसिस न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड एज यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। आप क्या बोलते हो? अगर सिर्फ एक एक्सोन है तो यूनिपोलर, एक एक्सोन और एक डेंड्रोन है तो बाइपोलर, एक एक्सोन और बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं तो मल्टीपोलर, है ना। तो हम किसके बेसिस पर इसको डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ एक्सोन्स एंड डेंड्राइट्स के बेसिस पर, कि कितने एक्सोन और कितने डेंड्राइट्स हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, A neuron with one axon and one dendrite is known as bipolar। और ये आपको कहाँ मिलता है? रेटिना में। ये आपको कहाँ मिलता है? रेटिना में। गैंग्लियोनिक बाइपोलर फोटोरिसेप्टर्स याद है, वहां पर मिलेगा। ठीक है, अब मल्टीपोलर न्यूरॉन कंटेन मल्टीपल डेंड्राइट्स। एक्सोन एक, डेंड्राइट्स बहुत सारे। मल्टीपोलर जब होता है एक्सोन एक, डेंड्राइट्स बहुत सारे, आंसर होगा ए। आगे देखो 40, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर मतलब एक एक्सोन होता है बेटा, उसमें सेल बॉडी नहीं है, उसमें डेंड्राइट और एक्सोन नहीं है, उसमें डेंड्राइट सेल बॉडी नहीं है, उसमें सिर्फ एक एक्सोन है। याद रखना, अगर वो यूनिपोलर है तो उसमें सिर्फ एक एक्सोन है, और ऐसा आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग ना इजी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आंसर्स मैच करना इजी होता है। सामने आंसर दिया हो ना, बस मैच करना है आपको, और आंसर इसी में हमें पता है ना। तो गलती, क्वेश्चन नंबर 42, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, करेक्ट बताना है। माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। बेटा ये दोनों टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूरॉन, ऑन द, हाँ वैसे तो ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ही है, एक न्यूरॉन माइलिनेटेड है, दूसरा न्यूरॉन नॉन माइलिनेटेड है, बट एक्चुअली टाइप्स ऑफ एक्सोन है कि किसके एक्सोन पे माइलिन शीथ है और किसके एक्सोन पे माइलिन शीथ नहीं है। तो ज्यादा करेक्ट बेसिस पे पूछा जाता तो टाइप ऑफ एक्सोन्स पूछा जाना चाहिए था। हाँ ये दोनों टाइप ऑफ न्यूरॉन्स भी हैं, बहुत वेग सी स्टेटमेंट है ये, क्योंकि एक्सोन क्या है, देखिए न्यूरॉन का ही पार्ट है, तो काफी वीक सी स्टेटमेंट है। बट आई स्टिल बिलीव कि टाइप जो है द बेसिस ऑफ एक्सोन होना चाहिए था आपके पास। ह्यूमंस में क्या सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए ट्रू है, बी फॉल्स है, आंसर ए होना चाहिए, आंसर ए होना चाहिए। तो थोड़ा ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ये जरूर है, बट बेसिस इसका टाइप ऑफ न्यूरॉन नहीं है ना। टाइप्स ऑफ एक्सोन्स के बेसिस पर दो तरीके के न्यूरॉन्स आते हैं, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, माइलिन शीथ अराउंड एक्सोन इज फॉर्म्ड बाय, उस माइलिन शीथ को कौन बनाता है? श्वान सेल। लेकिन सीएनएस में उनको कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपके पास? श्वान सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये रहा हमारा ऑप्शन सी, ये रहा हमारा आंसर ऑप्शन सी। आगे देखो 44, नोड्स ऑफ रैनवियर। देखे थे ना, जहां पर माइलिन शीथ नहीं है वो नोड्स ऑफ रैनवियर है। आंसर पहले सोच लिया करो दिमाग में, ठीक है, थोड़ा इजी होता है पहुंचना आंसर पर। ये कोई ग्रैन्युलेटेड बॉडी से नहीं, वो तो निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं। दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है वो नोड्स ऑफ रैनवियर है। जी हाँ, वही नोड्स ऑफ रैनवियर है। मॉड्यूलेटेड बॉडीज एट द एंड ऑफ डेंड्राइट्स, ऐसा कुछ नहीं है। वेसिकल्स एट द एंड ऑफ एक्सोन, वो तो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। तो आंसर क्या है हमारे पास? बी। ये जो गैप होता है माइलिन शीथ पे, वही नोड्स ऑफ रैनवियर होते हैं। आगे देखो, द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आपको मिलेंगे क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में, है ना, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है वो आपको ज्यादातर क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में देखने को मिलते हैं, और जो नॉन माइलिनेटेड है वो आपको सोमैटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में देखने को मिलता है। हालांकि सोमैटिक ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम भी पीएनएस है और क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स भी पीएनएस है, बट इस तरीके से लिखा हुआ है और हमने क्वेश्चंस भी देखे। ठीक है, तो माइलिनेटेड आपको क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में देखने को मिलेगा। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 46, स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन क्रेनियल नर्व्स। अनमाइलिनेटेड आपको कहाँ मिल रहे हैं? सोमैटिक और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में। क्रेनियल नर्व में आपको क्या मिलते हैं? माइलिनेटेड, तो ये गलत हो गया। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इंपल्स एट स्लोअर रेट, अगर उस पर माइलिन शीथ नहीं है तो रेट ट्रांसमिशन का थोड़ा स्लो हो जाएगा, ये बात सही है बेटा। माइलिनेटेड बहुत फास्टली ट्रांसमिट कर सकते हैं इंपल्स। ठीक है, तो ए फॉल्स है लेकिन बी ट्रू है, ए फॉल्स है लेकिन बी ट्रू है, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, असर्शन क्या है? The speed of nerve impulse along axon would slow down in the absence of Schwann cell। अगर Schwann cell नहीं है तो माइलिन शीथ नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है तो स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सही बात है, सही बात है। Schwann cells are abundantly found in the cell bodies of neuron, नहीं एक्सोन्स बेटा। सेल बॉडी साइटोन को कहते हैं, Schwann cell कहाँ मिलते हैं? एक्सोन में। तो फिर से देखो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, आंसर सी होगा, फिर से आंसर सी होगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 49,
इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। न्यूरॉन्स पोजेस द एक्साइटेबिलिटी ड्यू टू देयर पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा कि न्यूरॉन्स में एक्साइटेबिलिटी होती है क्योंकि नॉर्मली पोलराइज्ड रहते हैं, इनके मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है तभी तो एक्साइट हो सकते हैं, सही बात है। न्यूरोनल मेम्ब्रेन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल, पोटेशियम का भी है, सोडियम का भी है, पंप भी है, सही बात है। अ रेस्टिंग न्यूरॉन इज नॉट परमिएबल टू एनी आयन, गलत बात है, रेस्टिंग न्यूरॉन इज मोर परमिएबल टू सोडियम आयंस, है ना, सॉरी, a resting neuron is more permeable to potassium ions and not permeable to sodium ion, it is more permeable to potassium ion during polarized state, यानी resting state की ही बात हो रही है ना। conduction of nerve impulse does not occur along axonal membrane, ऐसा तो नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी। पोलराइज मतलब रेस्टिंग स्टेट हो गया ना, रेस्टिंग स्टेट में कंडक्शन नहीं हो रहा, सही बात है। तो इन्फो जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो ये है, आंसर सी होगा। रेस्टिंग न्यूरॉन किसी मेम्ब्रेन किसी आयन के लिए परमिएबल नहीं होती, ये गलत बात है, होती है परमिएबल, किसके लिए परमिएबल होती है, पोटेशियम के लिए परमिएबल होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन एक्सोनल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग रेस्ट इज मेंटेन्ड बाय सोडियम एंड पोटेशियम। बेटा जो डिफरेंस है वो सोडियम पोटेशियम पंप ने बना रखा है ना, सोडियम पोटेशियम आयंस का जो डिफरेंसेस है उसी की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है। अगर मैं बोलूँ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे कैसा है, अंदर की तरफ एक नेगेटिव चार्ज है, बाहर की तरफ एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस टाइम आपकी जो मेम्ब्रेन है पोटेशियम आयंस के लिए ज्यादा परमिएबल है, सोडियम के लिए कम। तो सोडियम बाहर ज्यादा है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है, अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा है। सोडियम पोटेशियम पंप है, वो पंप भी क्या करता है, वो पंप 3 सोडियम बाहर भेजता है, 2 पोटेशियम अंदर लाता है, 3 सोडियम बाहर भेजता है, 2 पोटेशियम अंदर लाता है, अंदर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो भी डिफरेंस क्रिएट हुआ मेनली सोडियम और पोटेशियम की वजह से ही क्रिएट होता है। आगे देखिए 51, द रेस्टिंग एक्सोनल मेम्ब्रेन, तो अभी मैंने आपको बताया सोडियम के लिए परमिएबल नहीं है पर पोटेशियम के लिए परमिएबल है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। इनपर्मिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स ऑफ एक्सोप्लाज्म, इनपर्मिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स ऑफ एक्सोप्लाज्म, हाँ एक्सोप्लाज्म के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है उनके लिए ये परमिएबल नहीं है, उनको ये बाहर नहीं जाने देना चाहता, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को अंदर ही रखना चाहता है, सही बात है। तो कौन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, आंसर डी होगा, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52, स्टेटमेंट्स है, करेक्ट आपको बताना है। रेस्ट पे एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेन लो कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, नहीं बेटा, नहीं बेटा, अंदर पोटेशियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबिलिटी थी ना, तो अंदर पोटेशियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, याद रखना है आपको ये बात। रेस्टिंग टाइम पे इनसाइड एक्सोन अगर आप देखोगे तो पोटेशियम ज्यादा है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी ज्यादा है, सोडियम कम है, और डीपोलराइज्ड में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो रेस्टिंग के टाइम में अंदर पोटेशियम ज्यादा है, सोडियम कम है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा है। तो क्या रेस्टिंग में पोटेशियम कम है, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस एक्सोनल मेम्ब्रेन इज जनरेटेड ड्यू टू डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, बिल्कुल जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो सोडियम पोटेशियम कंसेंट्रेशन से आता है, तो ए फॉल्स है लेकिन बी ट्रू है, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, यानी कि वो रेस्ट कर रहा है, एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या होगी, कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम, रेस्टिंग के टाइम में इट इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम एंड इम्परमिएबल टू सोडियम, बिल्कुल सही बात है। इनपरमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन को बाहर नहीं जाने देता, सोडियम के लिए परमेबिलिटी है नहीं, पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54, देखो एक ही चीज आपसे कितनी बार कितनी अलग तरीके से पूछी गई, तो अब तो याद हो जानी चाहिए, है ना। आगे देखिए, इन रेस्टिंग एक्सोनल मेम्ब्रेन बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड आर पॉजिटिवली चार्ज, रेस्टिंग मेम्ब्रेन ऐसी दिखती है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, तो बोथ वाली चीज तो होगी नहीं। आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज, इनसाइड नेगेटिवली चार्ज, सी होगा, आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज, इनसाइड नेगेटिवली चार्ज, सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, मैच द फॉलोइंग आपके पास फिर से यहाँ पर आ रहा है। सोडियम आयन ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज पे जो सोडियम आयन है वो बाहर ज्यादा होंगे, रेस्टिंग स्टेज पे सोडियम आयन बाहर ज्यादा होंगे, अंदर कम होंगे, और पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा होते हैं, बाहर कम, मोर इनसाइड लेस आउटसाइड लिखना चाहिए था, एक ही ऑप्शन मुझे गलती से है बेटा, ये आउटसाइड होगा, ये पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा रेस्टिंग स्टेज में और बाहर जो है वो कम है। एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा 2 1 3 4, यानी कि बी, यानी कि बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट चेंज वुड यू फाइंड इन अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, यानी रेस्टिंग, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि रेस्टिंग की बात हो रही है, ठीक है। आफ्टर अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पी, जिस पॉइंट पे आपने स्टिमुलस दिया, होल मेम्ब्रेन बिकम इम्परमिएबल, नहीं,
उस पॉइंट पी, पहली बात तो सिर्फ पॉइंट पी पे चेंज आएगा, और चेंज क्या आएगा, जैसे स्टिमुलस वहां पे रिसीव होगा, अभी रेस्टिंग स्टेज के अंदर क्या था, पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी ज्यादा थी, सोडियम के लिए कम थी, लेकिन अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी बेटा। तो एट पॉइंट पी मेम्ब्रेन अलाउज मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इक्वली, नहीं, मेम्ब्रेन बिकम्स परमिएबल टू सोडियम आयन। अब आपको अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो सोडियम के लिए परमेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे सोडियम चैनल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, और यही आपका आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57, अ डीपोलराइज्ड एक्सोनल मेम्ब्रेन कंटेन, डीपोलराइज्ड है मतलब उसके पास एक्शन पोटेंशियल है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, नहीं, डीपोलराइज का मतलब है बेटा अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में अंदर सोडियम ज्यादा होता है, बाहर पोटेशियम ज्यादा होता है, ठीक है, तो इक्वल सोडियम पोटेशियम वाली बात तो होगी नहीं। अब ये डीपोलराइज्ड है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज है, यही आपका आंसर है, ये ज्यादा बढ़िया करेक्ट आंसर है कि पोलराइज्ड स्टेट नहीं है, डीपोलराइज्ड है, डीपोलराइज्ड मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58, सोडियम पोटेशियम पंप, उसको एनर्जी चाहिए, 3 सोडियम बाहर फेंकता है, 2 पोटेशियम अंदर लेकर आता है, बिल्कुल सही बात है, तभी तो नेगेटिव चार्ज मेंटेन करके रखता है। अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है, जी हाँ, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने का काम करता है, बिल्कुल सारे करेक्ट है, सारी चीजें इस पंप के बारे में एकदम करेक्ट, और सारी कवर भी हो गई जितनी एनसीईआरटी में थी, ठीक है। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 59, स्टेटमेंट आपके सामने है, करेक्ट आपको बताना है। स्टिमुलस इंड्यूस्ड इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ सोडियम, स्टिमुलस आया, सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ गई, क्या इसी तरीके से एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होता है। इंक्रीज्ड परमेबिलिटी टू पोटेशियम आयन हेल्प टू रिस्टोर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जी हाँ, क्योंकि रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम ही पोटेशियम की परमेबिलिटी ज्यादा होती है और अंदर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है बेटा, आंसर क्या होगा बी, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर क्या होगा बी। फिर से मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास, देखो यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, रिसेप्टर्स ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ह्यूमन में काफी रेयर है और केमिकल साइनेप्स में स्लो कंडक्शन होता है, तो आंसर क्या होगा 2134, आंसर क्या होगा 2134 ए, आंसर क्या होगा ए, पहला ही ऑप्शन 2134 आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट अ साइनैप्स, साइनैप्स किस किस का मिलकर बना है, 3 चीजें होती हैं साइनैप्स में, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और बीच में आता है एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, तो 3 चीजें होती हैं यहाँ पर, आंसर क्या होगा डी, आंसर क्या होगा बेटा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62, ड्यूरिंग एन एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स इज कंडक्टेड अलोंग द एक्सोन्स, सही बात है, एक्सोन्स के अलोंग इम्पल्स जाएगा, सोडियम आयंस मूव आउटवर्ड्स, बेटा एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है सोडियम की परमेबिलिटी ज्यादा होती है और सोडियम अंदर आता है, तो ये तो गलत है, बाहर तो नहीं जाता। परमेबिलिटी टू पोटेशियम आयन डिक्रीज, सही बात है, रेस्टिंग के टाइम पोटेशियम की परमेबिलिटी ज्यादा है, बट एक्शन पोटेंशियल के टाइम परमेबिलिटी पोटेशियम की डिक्रीज हो जाएगी, तो 1 और 3 करेक्ट है, आंसर सी होगा, 1 और 3 करेक्ट है, आंसर सी होगा। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 63, साइनैप्स इज अ जंक्शन बिटवीन, साइनैप्स किसके बीच का जंक्शन है, 2 न्यूरॉन्स के बीच में होता है, 2 न्यूरॉन्स के बीच में होता है। आगे देखो इनकरेक्ट बताने सर्कल कर लो, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज नॉट नेसेसरीली फाउंड बिटवीन ऑल न्यूरॉन्स, सही बात है, कुछ केमिकल साइनेप्स भी तो होते हैं उनमें क्लेफ्ट नहीं होता। At synapse, impulse travel along single direction, that is from pre-synaptic to post-synaptic, एक डायरेक्शन में जाता है। इलेक्ट्रिक साइनेप्स बॉडी में रेयर है, केमिकल साइनेप्स फास्टर नहीं है बेटा, थोड़े स्लोअर है, इलेक्ट्रिक साइनेप्स ज्यादा फास्ट होते हैं, तो ये गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65, केमिकल फाउंड इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर रिसीव करते हैं और एक्शन पोटेंशियल आगे जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 66, स्टेटमेंट दे रखे हैं, करेक्ट आपको बताने हैं। न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट केमिकल साइनेप्स, बिल्कुल सही बात है। न्यूरोट्रांसमीटर हैव नो रोल इन इलेक्ट्रिक साइनेप्स, ये भी बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर का कोई काम नहीं बेटा, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। आगे देखिए 67, द न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड साइनेप्टिक वेसिकल्स आर फाउंड इन, साइनेप्टिक वेसिकल्स आपको कहाँ मिलते हैं, एक्सोन टर्मिनल में, एकदम एक्सोन टर्मिनल में जो साइनेप्टिक नोब्स हैं उनके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स है, उस वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर फिल किए जाते हैं, तो ये वेसिकल्स कहाँ है, एक्सोन टर्मिनल पे, आंसर क्या होगा सी। आगे देखिए 68, एक डायग्राम आपको दे रखा है, एक्सोन टर्मिनल आपको दिख रहा है, साइनैप्स आपको दिख रहा है, तो 2 करेक्ट लेबल्स आपको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, इस ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि बी रिसेप्टर है, अब यहाँ पर आपको बी क्या दिख रहा है, बी न्यूरोट्रांसमीटर है बेटा, ई रिसेप्टर है, तो ये तो गलत हो गया,
यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये इस मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर है, तो ये जो ई आपको दिख रहा है ये रिसेप्टर है, बी तो अंदर भरा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये गलत हो गया। फिर देखो, ए को इन्होंने साइनेप्टिक वेसिकल कहा है, सही कहा है। ई को इन्होंने रिसेप्टर कहा है, सही कहा है, बिल्कुल सही आंसर बी होगा, बिल्कुल सही आंसर बी होगा। फिर भी आप आगे देख लो, सी को इन्होंने पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा है, डी को इन्होंने पोटेशियम आयंस कहा है। डी पोटेशियम आयन नहीं है बेटा, डी पोटेशियम आयन नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ठीक है। डी सोडियम आयंस भी नहीं है, तो आंसर बी ही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69, टू रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक वेसिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने के लिए साइनेप्टिक वेसिकल्स का क्या होता है, वो अपनी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जाकर फ्यूज करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वो बर्स्ट ओपन नहीं करते। हाँ, उनको स्टिमुलेशन चाहिए एक्शन पोटेंशियल से, ये बात सही है। लाइसोसोम इन्हें डाइजेस्ट भी नहीं करता, बस ये जाकर मेम्ब्रेन से खुद फ्यूज हो जाते हैं बेटा और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है, तो ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, जो रिसेप्टर साइट है न्यूरोट्रांसमीटर की वो कहां पर है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। अभी आपने देखा रिसेप्टर कहां है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। आगे देखिए 71, द ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जनरेट ईदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, वो न्यूरोट्रांसमीटर जब जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, वो उसको एक्साइट भी कर सकता है, इनहिबिट भी कर सकता है, तो वो दोनों ही तरीके का पोटेंशियल डेवलप कर सकता है, आंसर होगा सी। आगे देखो 72, असर्शन रीजन, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स रिमेन इन पोलराइज्ड स्टेट। एक लाइन में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, स्टार्टिंग में जहां पर आपका इंपल्स आता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन आता है, कि न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं, क्यों, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही रीजन भी है बेटा, एकदम करेक्ट रीजन भी है। आगे देखो 73, असर्शन रीजन आ रहा है, रेस्टिंग एक्सोनल मेम्ब्रेन के पास पॉजिटिव चार्ज बाहर होता है, बिल्कुल सही बात है, अंदर नेगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव होता है। कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज हायर आउटसाइड दी एक्सोनल मेम्ब्रेन एट रेस्ट, फिर से गलत बात, रेस्ट में अंदर पोटेशियम ज्यादा, रट्टा मार लो इस चीज को, रेस्ट में अंदर पोटेशियम ज्यादा, तो जस्ट उल्टा डिपोलराइज्ड में होगा, रेस्ट में अंदर पोटेशियम ज्यादा, रेस्ट में अंदर पोटेशियम ज्यादा, याद रखो इसको, तो रेस्ट में अंदर पोटेशियम आयन, आउटसाइड नहीं इनसाइड ज्यादा है, तो ये गलत हो जाएगा, तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बारे में पूछ रहे हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, बिल्कुल गलत। अगर सोचो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन फ्यूज ही हो गई तो स्पेस ही नहीं बचेगा, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट आप उसी स्पेस को कहते हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल साइनेप्सिस फास्टर देन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ये भी बिल्कुल गलत है बेटा, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स ज्यादा फास्टर होता है, तो दोनों गलत है। फिर से देखो इन्होंने ट्रू लिखा हुआ है, बट आपको जो एग्जाम में मिलेगा दोनों फॉल्स वाला ही मिलेगा, चिंता मत करना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। ब्रेन जो है वो सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी का, जी हाँ, डायरेक्टर है पूरी बॉडी का। ब्रेन वॉलेंट्री मूवमेंट भी कंट्रोल कर सकता है और वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स भी कंट्रोल कर सकता है, स्वाहा, बिल्कुल सही, एकदम सही, दोनों बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही है। आगे देखो इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है, याद रखो दिमाग में, ब्रेन में याद रखो, इनकरेक्ट बताना है। ब्रेन को स्कल ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, किया हुआ है। ह्यूमन ब्रेन थर्मो रेगुलेशन रेगुलेट कर सकता है, सर्केडियन रिदम रेगुलेट कर सकता है, कर सकता है। स्कल के अंदर ह्यूमन के पास 2 क्रेनियल मेनिंजेस है, आ गया ना गलत, 3 है। कितनी मेनिंजेस या मेम्ब्रेन है, 3, जिसका क्या शॉर्ट फॉर्म होता है, क्या ट्रिक होता है याद करने का, डैप, डैप, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड और पाया मैटर, जैसे ये डैप होता है ना, ये डैप होता है, इसको याद रखना। प्रोसेसिंग ऑफ विजन एंड स्पीच अकर इन ह्यूमन ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, तो इनकरेक्ट क्या हुआ, सी, क्योंकि 2 नहीं है, 3 मेनिंजेस है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77, क्रेनियल मेनिंजेस फ्रॉम आउटर टू इनर रीजन, डैप, अभी बताया मैंने आपको, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड, पिया मैटर, आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। आगे देखो 78, कौन सा क्रेनियल मेनिंजेस ब्रेन टिश्यू से सीधा कॉन्टैक्ट में आएगा, जो सबसे अंदर है, सबसे अंदर कौन है, पिया मैटर, तो वो ब्रेन टिश्यू से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा, सी। आगे देखो ऑल द गिवन फिगर्स आर इंक्लूडेड इन 4 ब्रेन एक्सेप्ट, तो 4 ब्रेन में आती है 3 चीजें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, जो नहीं आता वो है पोन्स, पोन्स किसमें आता है, हाइंड ब्रेन, पोन्स किसका हिस्सा है, हाइंड ब्रेन। आगे देखो मैच द फॉलोइंग, सेरिब्रम की बात हो रही है, सेरिब्रम, 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 सेरिब्रम मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर है, बाहर की तरफ ग्रे मैटर है ना, इसलिए ग्रेइश अपीयरेंस है। कॉर्पस कैलोसम इज ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स एंड एसोसिएशन एरियाज नीदर सेंसरी नोर मोटर, इन्होंने हमारे लिए इजी कर लिया, हमारा 4th ऑप्शन इधर था, हम कैसे मैच करते, तो इन्होंने सीधा सीधा ही रखा है ना, तो 2 1 3 4 है बेटा, आंसर क्या होगा, बी, 2 1 3 4 आ रहा है आपके पास, आंसर क्या होगा, बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81, द 2 लॉन्गिट्यूडनल, ये क्वेश्चन दिख रहा है, द 2 लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा,
ठीक है, किससे कनेक्टेड है? कॉर्पस कैलोजम से। बीच में एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर आती है जिसको आप बोलते हो कॉर्पस कैलोजम। आंसर होगा सी। आगे देखो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पूरा सेरिब्रम दो हिस्सों में, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, अंदर की तरफ मेड्यूला। तो ये बाहर का फोल्डेड लेयर होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स आउटर है, नॉन फंक्शनल नहीं होता, इनर ये नहीं होता, ओनली फंक्शनल ये नहीं होता। आंसर क्या होगा? आउटर फोल्डेड एरिया को आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हो। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। व्हाइट है बिल्कुल नहीं, बाहर की तरफ ग्रे है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो व्हाइट वाले दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे, ग्रे है। ग्रे है, और ग्रे क्यों है? क्योंकि बहुत सारी सेल बॉडीज है। ग्रेश अपीयरेंस सेल बॉडीज की वजह से आता है, व्हाइटिश अपीयरेंस एक्सोन्स की वजह से आता है, ग्रेश अपीयरेंस सेल बॉडीज की वजह से आता है। याद रखना, आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। आगे देखो 84, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कुछ एरिया मोटर है, कुछ सेंसरी है, और कुछ एरिया ऐसा है दैट इज नाइदर मोटर नॉर सेंसरी, जिसको आप बोलते हो एसोसिएशन एरिया, है ना, जो इंटरसेंसरी एरिया है, जहां कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेमोरी यहाँ पर है, तो वो आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए 85, इनर रीजन, ये व्हाइट है, ये ग्रे नहीं है, इनर रीजन ग्रे नहीं है, बाहर की तरफ ग्रे था, सेरिब्रल, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं। अंदर की तरफ व्हाइट है, क्यों? क्योंकि अंदर बहुत सारे एक्सोन फाइबर्स है जिनके पास माइलिन शीथ है। सेल बॉडीज होता तो ग्रे होता बेटा आंसर, तो आंसर क्या होगा? बी। सेल बॉडीज कब होता? जब मैं ग्रे को जस्टिफाई कर रही होती, मैं व्हाइट को जस्टिफाई कर रही हूँ, और वो क्यों है? क्योंकि एक्सोन पे माइलिन शीथ है, वो व्हाइट कलर देती है। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखो, रेफर टू द डायग्राम शोइंग सेजाइटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का आपको सेजिटल सेक्शन दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट करेक्ट चीजें एकदम। ठीक है जी, ठीक है जी। ए आपके पास क्या है? ये ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, ये कॉर्पस कैलोजम है, वो एक ही ऑप्शन में। आंसर तो आप सीधा सीधा कर सकते हो। बी आपके पास थैलेमस है, सी आपके पास पोन्स है, बिल्कुल ये पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और ये सेरिब्रम है, और यहाँ पर जो जा रही है मिड ब्रेन की सेरिब्रल एक्विडक्ट है। तो आंसर क्या होगा? सी। कॉर्पस कैलोजम से भी आंसर कर सकते थे एक ही ऑप्शन में ना, कॉर्पस कैलोजम, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था। आगे देखो 87, थैलेमस क्या है? थैलेमस वो है जिसके ऊपर पूरा सेरिब्रम रहता है रैप करके। इट इज सराउंडेड बाय सेरिब्रम, जी हाँ। इट एक्ट एज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, सारा सेंसरी मोटर सिग्नलिंग का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर थैलेमस होता है। इट इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, नहीं, इसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में नहीं है। तो 1 एंड 2 करेक्ट है, आंसर ए होगा। आगे देखिए 88, स्ट्रक्चर फाउंडेड बेस ऑफ थैलेमस। अभी मैंने आपको बताया थैलेमस के नीचे, थैलेमस के बेस पे हाइपोथैलेमस मिलेगा। तो जो हाइपोथैलेमस है वो वेस्टिजियल है, नहीं। कंट्रोल अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जी हाँ, थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कर दिया इन्होंने। इन्वॉल्व इन थर्मो रेगुलेशन, बिल्कुल। तो याद रखना ये दोनों हाइपोथैलेमस के फंक्शन है। जो आपको भूख लगती है, जो आपको प्यास लगती है, उसका अर्ज हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, और थर्मो रेगुलेशन भी हाइपोथैलेमस ही करता है। आगे देखो 89, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय, हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूक्लिया या न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स है ना, वो सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स। आगे देखिए 90, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। अभी आपने देखा हाइपोथैलेमस थर्मल रेगुलेशन वो करता है। कौन सा स्ट्रक्चर अपने फंक्शन से इनकरेक्टली पेयर है? मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल कर रहा है, जैसे रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस। लिम्बिक सिस्टम फाइबर ट्रैक्स एंड इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन एंड कंट्रोल मूवमेंट। ये गलत है बेटा, ये बात जो आपको बताई है यहाँ पर, ये आपको बताई है मेडुला के बारे में, पोन्स के बारे में, पोन्स के बारे में। ये हाइंड ब्रेन में पोन्स के बारे में है कि सारे फाइबर ट्रैक जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करें, वो पोन्स होता है, वो लिम्बिक सिस्टम नहीं होता, ये इनकरेक्ट है। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग और हार्मोन बनाता है, टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट रेगुलेट करता है। कॉर्पस कैलोजम बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स है जो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। तो ये आपके पास इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करे वो पोन्स, वो लिम्बिक सिस्टम नहीं। और मूवमेंट को जो कंट्रोल करे, मूवमेंट बैलेंसिंग को जो कंट्रोल करे, वो सेरिबेलम आ जाएगा। बैलेंसिंग के लिए तो सेरिबेलम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, आगे देखो 92, लिम्बिक सिस्टम कहां पर मिल रहा है? इट इज फाउंड विद इन द ह्यूमन ब्रेन, इज फाउंड एट द बेस ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के नीचे तो स्पाइनल कॉर्ड रह जाएगा बस। इनर पोर्शन ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एडजेसेंट टू सेरिबेलम नहीं, अबव सेरिब्रल कॉर्टेक्स नहीं, एकदम मिडिल वाले पोर्शन में सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कुछ डीपली सिचुएटेड एरियाज है, जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, वो सब लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर रीजन में आता है। ऑल द लिस्टेड स्ट्रक्चर्स आर पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम एक्सेप्ट, देखो बेटा वैसे तो लिम्बिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पस आएगा, एमिगडाला आएगा, मेड्यूला नहीं है, मतलब हाँ सेरिब्रल मेड्यूलरी रीजन में आपको मिलेगा, बट मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इसका पार्ट नहीं होता। यहाँ ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जिसका पार्ट नहीं है। हाइपोथैलेमस भी ना अलग है, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट हाँ हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर इमोशनल रेगुलेशन करता है। तो ठीक है, आप इसको उसके अंदर ऐड कर सकते हो, लेकिन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा तो बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर सी ज्यादा करेक्ट होगा। आगे देखो 94,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं। लिम्बिक सिस्टम रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी अलोंग विद हाइपोथैलेमस, सही बात है। लिम्बिक सिस्टम एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर सबको रेगुलेट करता है, सही बात है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू। मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, अब हमें थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा ऊपर नीचे। हाइपोथैलेमस क्या लग रहा है? हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल होते हैं हॉर्मोन्स रिलीज करने के लिए, तो मैं इसके आगे 2 लिख दूं, ठीक है। अच्छा, व्हाइट मैटर ये मिलेगा आपको इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में व्हाइट मैटर मिलता है, तो इसके आगे हम 1 लिख दें। एमिगडेला लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, मिड ब्रेन, थैलेमस और पोन्स के बीच में आता है। तो आंसर क्या होगा आपके पास? 2 1 बी। आंसर क्या होगा? बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 96, सेरिब्रल एक्विडक्ट कहाँ मिलती है? मिड ब्रेन। एक कैनाल होती है मिड ब्रेन में, इसे आप बोलते हो सेरिब्रल एक्विडक्ट, अभी आपने डायग्राम में भी देखा था। कॉर्पुरा क्वाड्रिजेमिना ये भी कहाँ है? ये मिड ब्रेन में है, ये मिड ब्रेन में है। ये 4 राउंड स्वेलिंग्स हैं जो मिड ब्रेन के डोर्सल पोर्शन में मिलती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये 4 राउंड ऐसी स्वेलिंग्स हैं जो मिड ब्रेन के डोर्सल पोर्शन पे आपको मिलती है, उसे आप क्या बोलते हो? कॉर्पुरा क्वाड्रिजेमिना। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन हाइंड ब्रेन? हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है? पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। तो हिपोकैम्पस नहीं आएगा, वो सेरिब्रल वाले रीजन में था, डीपली सिचुएटेड। आगे देखो, इनमें से क्या पोन्स का फंक्शन है? इट कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम मिड ब्रेन टू टारगेट ऑर्गन। अच्छा, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स एंड वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स। अब इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स को तो मेड्यूला रेगुलेट करता है ना। इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन, ये काम पोन्स का है, ये काम भी इसका नहीं है। तो मिड ब्रेन टू टारगेट ऑर्गन भी पोन्स के पास। अच्छा, पोन्स के बारे में ही पूछ रहे हैं ना हमसे, हाँ। तो इट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन, ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। बी है नहीं, इसलिए ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, आंसर सी होगा। डायरेक्टली एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है बेटा आपके पास कि इट कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100, सेंचुरी मार ली हमने, बट न्यूरल चैप्टर है और अभी तो आई ईयर हमको इसी के अंदर इंक्लूड करना है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, पर रिवाइज सारी एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। हाउ कैन सेरिबेलम बी डिफरेंट फ्रॉम पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन? सेरिबेलम अलग क्यों है? सेरिबेलम में व्हाइट मैटर बाहर की तरफ होता है, पोन्स में ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है। बेटा ग्रे मैटर बाहर की तरफ आपके सीएनएस में है, ठीक है, ग्रे मैटर बाहर की तरफ ही है वहां पे ब्रेन में, ब्रेन के हर एक रीजन में, है ना। स्पाइनल कोड में उल्टा होता है, लेकिन ब्रेन में पूरे में ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सेरिबेलम अलग है पोन्स अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। सेरिबेलम एक हाईली कॉन्व्यूलेटेड सरफेस है, जबकि पोन्स में फाइबर ट्रैक्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। सेरिबेलम छोटा होगा साइज में? नहीं, सेरिबेलम बड़ा है साइज में पोन्स से। तो आंसर क्या होगा? बी, कि सेरिबेलम थोड़ा कॉन्व्यूलेटेड है, सेरिब्रम का छोटा भाई होता है, और पोन्स में नर्व फाइबर्स है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101, स्टेटमेंट देखना है, ट्रू फॉल्स बताना है। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, जी हाँ। सेरिबेलम पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करता है, जी हाँ। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर आपके पास क्या होगा? सी। आगे देखिए 102, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन में आता है, ऑटोनॉमिक फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट। इट रिले मोटर एंड सेंसरी सिग्नल्स बिटवीन स्पाइनल कोड एंड हायर ब्रेन रीजन। वैसे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड में ही ओपन होगा, मोटर एंड सेंसरी सिग्नल्स का रिले हमने थैलेमस में जरूर पढ़ा, बट आपका ये किसके बीच में बोल रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड और हायर ब्रेन में। तो वो कनेक्ट तो ये दे रहा है, ब्रेन स्टेम का एंड है ना, वो कनेक्ट तो ये दे रहा है। तो तीनों ही करेक्ट है, आंसर होगा ए। तीनों करेक्ट है, आंसर होगा ए। आगे देखो 103, ब्रेन स्टेम लिखा हुआ एनसीईआरटी में डायरेक्ट। ब्रेन स्टेम में कभी फोर ब्रेन नहीं आएगा, ब्रेन स्टेम में कभी सेरिबेलम नहीं आएगा। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कभी सेरिबेलम नहीं आएगा। ब्रेन स्टेम में आपका मिड ब्रेन, आपका पोन्स, आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, सीधी लाइन में जो डंडी है वो आती है, तीनों चीजें आती है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। आगे देखो, मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास। ब्रेन स्टेम, तो जो हमारा ब्रेन स्टेम है उसमें मेडुला आ जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाएगा, है ना। पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और मिड ब्रेन। और मेडुला जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे ब्रीदिंग और कॉन्शियसनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरिबेलम बैलेंस करवाता है, लिम्बिक सिस्टम हाई रेज इमोशंस, और सेरिब्रल एक्विडक्ट मिड ब्रेन में प्रेजेंट वेंट्रिकल्स है जिसमें सीएसएफ होगा। तो आंसर क्या होगा? 3 4 1 2, यानी कि सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 105, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे कलर का है, बाहर से ग्रे कलर का है। इट कंटेन सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स, बिल्कुल सही और बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन भी। बेटा ग्रे कलर क्यों आया है? सेल बॉडीज की वजह से आया है।
ग्रे कलर क्यों आया है? सेल बॉडीज की वजह से आया, आंसर होगा ए। आगे देखो 106 असर्शन रीजन आ रहा है फिर से आपके पास। एसोसिएशन एरिया जो मोटर भी नहीं है और जो सेंसरी भी नहीं है, दे कैरी आउट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक कम्युनिकेशन मेमोरी, मैंने आपको पहले बताया था इंटरसेंसरी एसोसिएशन कम्युनिकेशन मेमोरी रेगुलेट करते हैं। ये एरिया कंप्लीटली मोटर है? नहीं, नीदर मोटर नोर सेंसरी। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। आगे देखो असर्शन है डैमेज ऑफ लिम्बिक सिस्टम वुड अफेक्ट द इमोशनल बिहेवियर, सही बात है ना, बिकॉज इमोशनल रेगुलेशन करता है लिम्बिक सिस्टम। एमिगडेला इमोशनल सेंटर है, बिल्कुल सही बात है बेटा, एमिगडेला हिप्पोकैम्पस ये सब लिम्बिक सिस्टम के पार्ट है, और एमिगडेला इमोशनल सेंटर है। तो ये करेक्ट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि एमिगडेला इमोशनल सेंटर है, अगर उसको तोड़ा तो इमोशन रेगुलेशन होगा लोचा। तो आंसर क्या होगा? ए। नहीं है, सही बात है। क्रिस्टा एंड मैक्यूला बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस बनाने में मदद करते हैं, सही बात है। उनका हियरिंग में कोई भी लेना देना नहीं है, आंसर होगा बी। नहीं है, सही बात है, बट क्योंकि वो बैलेंस करते हैं इसलिए उनका हियरिंग में कोई लेना देना नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा इस बात को, है ना। तो आंसर होगा बी। और यहाँ पर आपने खूब सारे 190 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आपने सच में डेडिकेशन दिखाया है, मेहनत की है, खुद को पुश किया है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यही आपकी सिली मिस्टेक कम करेगा और हर एक नंबर आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक लेके जा सकता है बेटा। तो अगर आपने सच में डेडिकेशन से सारे क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट करे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डन जरूर लिखना। मुझे आपका डेडिकेशन देखने को मिलता है और मुझे आगे मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट सेक्शन में डन आप जरूर लिखना। एक और चैप्टर आपका हो गया, आज आपकी फिजियो कंप्लीट हो गई है ना, आपकी हैशटैग फिजियो कंप्लीट हो गई। पूरी एनसीईआरटी पूरी फिजियो की हमने यहाँ पर रिवाइज कर ली। हमारा प्लांट फिजियो बाकी है, सिर्फ 12th भी डन है पूरी। प्लांट फिजियो के अंदर भी हम रेस्पिरेशन कर चुके हैं, दो चैप्टर्स करके हम फटाफट से प्लांट फिजियो भी खत्म कर लेंगे। तो बहुत अच्छी स्पीड से हम चल रहे हैं। अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर चीट शीट के नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट प्लीज देखो जाकर चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो और सारी चीट शीट्स रिवाइज कर लो, है ना। बहुत बढ़िया तरीका है एनसीईआरटी रिवाइज करने का बेटा, इसी तरीके से लगे रहो। ऑल द वेरी बेस्ट और हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।